नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। आपको बता दें कि देहरादून में हिमालयाई पारिस्थितिकी तंत्र पर चर्चा की गई। इस दौरान इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल रहे। देहरादून में हिमालयाई पारिस्थितिकी तंत्र पर विचार मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने अगले 3 सालों में उत्तराखंड के विकास को लेकर सरकार की प्लानिंग की जानकारी दी। सीएम धामी ने कहा कि जब साल 2025 में हम उत्तराखंड का स्थापना दिवस मना रहे होंगे, तब हर क्षेत्र में उत्तराखंड देश के श्रेष्ठ राज्यों में से एक होगा। इस कल्पना को साकार करने के लिए सरकार काम कर रही है। चंपावत को एक मॉडल जिले के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जाएगा, जिसके लिए अलग अलग विभाग के विशेषज्ञों ने सर्वेक्षण किया है। सीएम धामी ने कहा कि भले ही अभाव और संसाधन कम हो, लेकिन अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। जब केंद्र सरकार ने डिजिटलाइजेशन का दौर शुरू किया था तो उस दौरान ये कहा जाता था कि भारत में ये संभव नहीं है, लेकिन आज दुनिया में जितना भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है उसका 40% अकेले भारत के लोग करते हैं। सीएम धामी ने उत्तराखंड के विकास को लेकर सरकार के रोड मैप की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य का भूगोल और चंपावत का भूगोल एक जैसा है। उत्तराखंड के लिए रोड मैप बनाने की जरूरत है और अगर चंपावत जिले को मॉडल के तौर पर देखा जाए तो उत्तराखंड के लिए आगे की राह आसान होगी। बुलेटिन में बात अब हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इसके बाद बता दें कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। 4 सितंबर को केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस दिल्ली में महारैली निकालेगी, जिसे सफल बनाने के लिए हल्द्वानी स्वराज आश्रम में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उत्तराखंड कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उम्मीद जताई कि इस रैली में शामिल होने के लिए उत्तराखंड से करीब 10 से 15 हजार कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे। इस दौरान कांग्रेस नेता महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नजर आए। हमारे पूरे उत्तराखंड से हमको टारगेट 5,500 का दिया गया है, लेकिन हम उत्तराखंड से गढ़वाल और कुमाऊं मंडल से मिला के 11,000 से आसपास लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं। और महारैली ये है क्योंकि पूरे देश भर से इसमें लोग आएंगे। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी इसके 3 मुख्य बिंदु हैं और हम इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा जागरूक नागरिकों को भी रिक्वेस्ट करें चले, और बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी सहमति दिलाई है और दिखाई है और वो लोग हमारे साथ दिल्ली चलने के लिए तैयार हैं। आसमान को छूती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने 4 सितंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में एक महारैली का आयोजन किया है और यह महारैली महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार जो गूंगी बहरी सरकार है उस तक आवाज़ पहुंचाने के लिए ये महासंग्राम महारैली का कांग्रेस आयोजन कर रही है। और मेरा स्पष्ट मत है कि उत्तराखंड से हजारों हजार कांग्रेस कार्यकर्ता आम जन इस रैली में प्रतिभाग करेगा और यहाँ से बड़ी तादाद में लोग जाएंगे। नहीं, देखिए 4 तारीख को देश में जो देखिए सबसे बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो, महंगाई और भ्रष्टाचार, ये और जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था पे इतना भारी इन्होंने घात करा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो अवश्य ज्वलंत मुद्दे हैं जो हर घर से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उनके आह्वान पर पूरे देश भर से जिस प्रकार से एक मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा मजमा वहाँ पहुँचेगा, एक बहुत बड़ी संख्या वहाँ पे पहुँचेगी। उत्तराखंड से भी मेरा मानना है कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग कम से कम वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। और राहुल जी ने जब भी आह्वान करा, कांग्रेस ने जब भी आह्वान करा, उत्तराखंड के लोगों ने और उत्तराखंड के कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हमेशा उसमें प्रतिभागिता अपनी सुनिश्चित करी। बुलेटिन में बात कर लेते हैं रुड़की की, जहां कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसके बाद
कांग्रेसी नेता ने बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है उस राज्य में ही ईडी और सीबीआई पहुंच रही है। तो महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। महंगाई के मोर्चे पर कांग्रेस नेता लगातार केंद्र सरकार की घेराबंदी में जुटे हैं। इस कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार महंगाई और बेरोजगारी की समस्या छोड़कर केवल विपक्ष के पीछे लगी है। जिस राज्य में गैर बीजेपी सरकार है वहां ईडी और सीबीआई की टीम पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का काम देश को आगे बढ़ाने का होता है, लेकिन बीजेपी खुद को आगे बढ़ाने में लगी है। उन्होंने कहा कि सरकार पर युवाओं को लूटने और आम आदमी को धोखा देने का आरोप भी इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर लगाया। हमने फूका है वो राज्य सरकार का मुद्दा है। हम राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। जो ये भर्ती घोटाला हुआ है, इतना बड़ा घोटाला जो खुल के आया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उसमें निष्पक्ष जांच होकर जितने अधिकारी हैं उसमें और जितने मंत्री हैं, चाहे वो पक्ष के चाहे विपक्ष के हैं, जितने भी मुद्दे हैं ये इन पे जो है निष्पक्ष जाँच होकर उन्हें जेल भेजा जाए। और इन मुद्दों में जितने भी जो हमारे कैंडिडेट उसमें नहीं आ पाए, जो मतलब जिन्होंने मेहनत करी है, जिन्होंने पढ़ाई करी है, उन्हें दोबारा मौका दिया जाए और उन्हें मौका देकर उन स्थानों पर पहुँचाना चाहिए हमें सरकारी, जहाँ पे वे रिश्वत होकर लोगों की सेवा कर सकें। अब हमने क्या करा, इन्होंने अधिकारियों ने और नेताओं ने मिलकर बीजेपी के कि उन्होंने अपने रिश्तेदार, अपने जो यार दोस्त के बच्चे हैं उन्हें रख दिए, तो फिर सुनवाई कहाँ होगी आपकी और हमारी नॉर्मल आदमियों की? तो आम जनता तो अपनी सुनवाई रख ही नहीं पाएगा। हमेशा इन लोगों की सुनवाई चलेगी और इन्हीं के पक्ष में जो है इनके फैसले आएंगे। अगर कोई नहीं इस पर जो है मुकर हुई भी है। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल जी जो है लगातार उपवास और बड़े धरने प्रदर्शन करते हैं। उनके साथ जो है हमारे जो अभी जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा जी, हमारे जो SLP लीडर हैं श्री आर्य जी, यशपाल आर्य जी, और हमारे पूर्व जो हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं हरीश रावत जी, वो लगातार धरना प्रदर्शन में भी है, धरना उपवास में भी हैं और आंदोलन में भी हैं। उन्हीं के वजह से हम भी लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हम लगातार पुतला फूंक रहे हैं। बेरोजगार ब्रिटेन में बात तो देहरादून की कर लेते हैं, जहां महिला कांग्रेस ने महिलाएं के मुद्दे को लेकर धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने महिलाओं के मुद्दों को लेकर धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति ने सरकार की नीतियों को महिला विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस ने 30% महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर सीएम आवास का घेराव किया था, लेकिन ये राज्य का दुर्भाग्य है कि महिलाओं की आवाज बुलंद करने वाली महिलाओं पर ही सरकार ने मुकदमा दर्ज कर दिया, क्योंकि सरकार बाहर की महिलाओं को नौकरियों में मौका देना चाहती है। ज्योति रोतेला ने कहा कि बीजेपी बातें तो महिलाओं के सम्मान की करती है, लेकिन जब महिलाओं के ऊपर धाराएं लगाई जा रही हैं तो फिर महिला का सम्मान कहां है। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस अपनी मांगों को जारी रखेगी, भले ही सरकार उन्हें जेल ही क्यों ना भेज दे। आप लोगों का FIR दर्ज हुई है, हमें सरकार से पूछना चाहिए सरकार ने महिलाओं के ऊपर FIR क्यों करी, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्रदेश है और ये जो विपक्ष का काम है कि वो धरने प्रदर्शन करे, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या देश के जो भी पदों पे बैठे हैं उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती है। लेकिन उत्तराखंड की सरकार इतनी डरपोक सरकार रही कि उन्होंने उन महिलाओं के ऊपर जो धाराएं लगाई हैं वो धाराएं, पहली बात तो हमारे पास सारी विजुअल्स है, उन धाराओं में हम लोगों की गिरफ्तारी अगर ये लोग करना चाहते हैं तो हम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश के माताओं को, बहनों को जिन्होंने ये प्रदेश बनाने में अहम भूमिका निभाई है उनको पता चले कि ये सरकार क्या है, जिन्होंने ये सरकार बनाई है। तो हम लोग गिरफ्तारियाँ देना चाहते हैं। जब मुख्यमंत्री आवास के आगे धारा 144 लागू रहता है, वहाँ लोग तो काफ़ी संख्या में वहाँ पर गए थे। देखिए, सुनिए मेरी बात, धारा 144 सिर्फ मुख्यमंत्री आवास पर नहीं, प्रधानमंत्री आवास पर भी रहता है, प्रधानमंत्री आवास पर भी रहता है। लेकिन विपक्षी पार्टियां हमेशा धरने प्रदर्शन करके आई है। मैं खुद उन धरने प्रदर्शनों का पार्ट हूँ जो प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए हैं, गृह मंत्री आवास के बाहर हुए हैं, पर उनमें कभी ये धाराएं नहीं लगी है। जो धाराएं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के द्वार पर पहुँचने में उन्होंने महिलाओं के ऊपर लगाई। ब्रिटेन में बात कर लेते देहरादून की, जहां भर्ती घोटाले को लेकर यूकेडी का प्रदर्शन जारी है। बता दें कि उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर सियासत परवान चढ़ रही है। उत्तराखंड क्रांति दल ने घोटाले की CBI जांच कराने की मांग की है। मामले को लेकर
पार्टी कार्यकर्ता 29 अगस्त से ही घंटा घर पर इंद्रमणि बडौनी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्टी का कहना है कि सरकार ने युवाओं के रोजगार पर बारी बारी से डाका डाला है और अभी तक की जांच से ये साबित हो चुका है कि इस घोटाले के तार बहुत ऊपर तक हैं। निरंतर रूप से अभी जो प्रथम पड़ाव जांच का है, इसमें अलग अलग जिलों से जो आरोपी पकड़े गए हैं, चाहे आप बड़कोट से हकम सिंह की बात करें, आप धामपुर से केंद्रपाल की बात करें, इसके अलावा अभी तक जो टीचर भी इसमें पकड़े जा चुके हैं और 30 से ज़्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसके कहीं ना कहीं जो तार जुड़े हुए हैं, बिना ऊपरी जो इसके नौकरशाही हैं या इसके साथ जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं, इसके साथ साथ जो यूकेएसएससी के जो इससे पूर्व के सचिव संतोष बडौनी की बात करें, इसके अध्यक्ष जो एस राजू की बात करें, तो निश्चित रूप से जो इतने बड़े जो घटनाक्रम है, ये जो घोटाला हुआ है, तो निश्चित रूप से इनके इसमें प्रत्यक्ष रूप से ये शामिल है। उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है, इसके साथ साथ 2015 में हरीश रावत जी के समय पर जो दरोगा भर्ती घोटाला हुआ था, उसकी भी सीबीआई जाँच हो, क्योंकि जिस प्रकार से आज अब जो परत निरंतर रूप से खुलने जा रही है, तो उसमें ये साफ जाहिर हो रहा है कि उस समय में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने किस प्रकार से इसको इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया। और रही बात अभी सीबीआई यूकेएसएससी द्वारा पटवारी वीडियो वीपीडीओ पेपर की, तो इसमें अभी छोटी छोटी मछलियां जो पकड़ के सरकार अपनी पीठ थपथपाने का कार्य कर रही है। तो धामी सरकार देखिए, जिस अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए उसका मुख्य कारण है ये जो भर्तियों में जो घोटाले हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जो एसटीएफ जांच कर रही है, हमें लगता है कि नाकाफ़ी जांच है। और हमें ये जांच हम मांग कर रहे हैं इस धरने के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, कि सीबीआई की जांच की जाए। सीबीआई केंद्र की एजेंसी अगर जांच करेगी तो जो इसका जो इसकी व्यापकता है, जितने यहाँ जिसमें मंत्री और संतरी और जितने ये भ्रष्ट अधिकारी जो गण, जिसका व्यापकता देख के लग रहा है कि एसटीएफ इसकी जांच नहीं कर पाएगी। इसकी जांच सीबीआई करे तो ही अच्छा होगा, तो ही ये सारे नाम उजागर होंगे जो अब तक छुपे पड़े हैं, जो अब तक दबे पड़े हैं, जो एसटीएफ निकाल नहीं पा रही है। ब्रिटेन में बात कर लेते हैं हरिद्वार की, जहां नशे के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन खत्म हुआ। आपको बता दें कि ये अनशन एक हफ्ते पहले से युवा कर रहे थे और अब नशे के खिलाफ युवाओं का अनशन खत्म हो चुका है। हरिद्वार में युवा पिछले एक हफ्ते से नशे के खिलाफ अनशन पर बैठे थे। 7 दिन बाद युवाओं का अनशन खत्म हो गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने अनशनरत युवा मनीष चौहान को जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया। साथ ही आश्वासन दिया कि उनकी मांगे मानी जाएंगी। इस दौरान सिंह द्वार चौक पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। स्वामी यतीश्वरानंद ने नशे को समाज के लिए अभिशाप बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ टास्क फोर्स का गठन किया है, तो जल्द ही जिला स्तर पर भी लागू होगा। एक सप्ताह से युवा जागृति मंच द्वारा हरिद्वार को नशा मुक्त करने को लेकर जो एक आमरण अनशन शुरू किया गया था, आज उस अनशन का समापन किया गया है। ये प्रदेश नशा मुक्त हो, उसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है और उसको जल्दी जिले स्तर पर भी लागू किया जाएगा। और वास्तव में नशा एक बहुत बड़ी बुराई है। आज जितने भी गलत काम, 90% काम आदमी नशा करने के बाद करता है। नशे से हमारा पैसा भी बर्बाद होता है, शरीर की बर्बादी होती है और स्वयं की भी बदनामी होती है। हम ये सनातन धर्म की राजधानी का स्वरूप बिगड़ने नहीं देंगे, चाहे अपना बलिदान हमें क्यों ना देना पड़े। हमने अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया है। उन्होंने ये सूखे नशे के खिलाफ टास्क फोर्स का गठन किया है, पूरे प्रदेश के अंदर, जिलों के अंदर भी होने जा रहा है। और प्रशासन को खुले आदेश दिए हैं, जो इसके पेडलर हैं उनके हाथ पैर तोड़े जाएं, उन्हें बाध्य किया जाए कि इस प्रकार के से युवाओं को नशे में ना धकेलें। देखिए, हमारा 8 सूत्रीय मांगों को लेकर नशा मुक्त हरिद्वार बनाने के लिए एक संकल्प लिया गया था और वो संकल्प आमरण अनशन के रूप में था। प्रशासन ने उन सभी बिंदुओं को अहम माना कि वो नशा मुक्ति की दिशा में एक अहम कदम सिद्ध होंगे
और उन सभी बिंदुओं पर संज्ञान लेकर हमारी मांगों को प्रशासन ने मांग लिया है। तो बुलेटिन में बात अब चंपावत के टनकपुर की कर लेते हैं, जहां भीख मांगने की रोकथाम को लेकर ऑपरेशन मुक्ति चलाया गया। बता दें कि भिक्षावृत्ति रोकने के लिए ऑपरेशन मुक्ति चलाया जा रहा है। अभियान को लेकर टनकपुर के एपीजे इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पुलिस की AHTU टीम और कॉलेज के बच्चों ने भिक्षावृत्ति रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया। इस दौरान लोगों से अपील की गई कि बच्चों को भिक्षा नहीं बल्कि शिक्षा दी जाए। नुक्कड़ नाटक के जरिए बच्चों को और लोगों को भिक्षावृत्ति और बाल श्रम के खिलाफ जागरूक करते हुए खुद कॉलेज के बच्चे नजर आए। देखिए, ये एक हमारे लिए एक सोशल मुहिम के साथ साथ हमारा जो एक काम है वो दोनों है, दायित्व दोनों को हम निभा रहे हैं। ये एक उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया मुहिम है, जिसमें कि हमें भिक्षा नहीं और शिक्षा बच्चों को देनी है। जो भिक्षावृत्ति में इन्वॉल्व है बच्चे या जो बाल श्रम में इन्वॉल्व है, उनको सही दिशा देनी है। उसको लेके आज यहाँ पर हम APJ अब्दुल कलाम में सभागार में यहाँ पर बच्चों के द्वारा कुछ नृत्य नाटिकाएं और कुछ नुक्कड़ नाटक वगैरह इनके द्वारा प्रस्तुत करके समाज को वो मैसेज दिया गया कि हमें बच्चों को जो भिक्षावृत्ति मिले उनको वहाँ से निकाल कर उनको शिक्षा की तरफ ले जाना है, उनको आगे उनका जो नेचुरल डेवलपमेंट है उसकी तरफ आगे। बुलेटिन में बात कर लेते हैं रुड़की की, जहां रुड़की और पंजाब पुलिस की तरफ से जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया, जहां एक घर से 350 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए। बता दें कि रुड़की और पंजाब पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में नशे की बड़ी खेप बरामद की गई। मामला गंग नहर कोतवाली के सलेमपुर राजपुताना गांव का है, जहां पंजाब और स्थानीय पुलिस ने एक घर में छापा मारकर 350 नशीले इंजेक्शन बरामद किए, जिनकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पंजाब पुलिस ने मामले में एक युवक विवेक कुमार नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसे पंजाब पुलिस ने अपने साथ ले गई। पंजाब के फतेहगढ़ में कुछ समय पहले भी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके कब्जे से 200 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए थे। पूछताछ में युवकों ने बताया कि उन्होंने वो इंजेक्शन रुड़की से खरीदे हैं, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर आरोपी को 350 नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी विवेक बिहार के पटना का रहने वाला है, जो रुड़की के सलेमपुर गांव में किराए के मकान पर रह रहा था। पास 3 आदमी पकड़े थे हमने, जिसमें 200 इंजेक्शन पकड़ा था उनके पास से पंजाब में। और थाना मंडी गोविंदगढ़ हमारा डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब का थाना है, वहाँ हमने केस रजिस्टर किया था। ये वो इंजेक्शन जो रुड़की में से लेकर गए थे, और रुड़की में हमने एक विवेक नाम का आदमी है उसको पकड़ा है आज, जिसने उनको पहले इंजेक्शन सप्लाई किए थे। और वो इंजेक्शन अब इनसे दोबारा फिर 350 इंजेक्शन इसके घर में से भी पकड़ा गया। इस तरह के नशीले इंजेक्शन? जी नशीले नहीं, इंजेक्शन ही है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां खाली पदों पर रिक्ति की मांग को लेकर बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड के अलग अलग विभागों में अनुसूचित जाति के खाली पद भरने के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोग के उपाध्यक्ष PC गोरखा ने 25 अधिकारियों से उनके विभागों में अनुसूचित जाति के खाली पड़े पदों पर जल्दी रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही PC गोरखा ने अनुसूचित जाति के पदों पर सामान्य श्रेणी की नियुक्ति को लेकर विभागीय अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इसके अलावा उन्होंने देहरादून में SC/ST एक्ट के सभी मुकदमों में कार्रवाई को लेकर पुलिस अधिकारियों को निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए। PC गोरखा ने बताया कि राज्य के 25 विभागों में 500 से 600 पद खाली हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री को तैयार किए गए रोस्टर के आधार पर चिट्ठी भेजी जाएगी, ताकि इन खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जा सके। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति आयोग का कार्यक्रम जो चलता है, उसमें मेन चीज़ थी कि हम जो है बैकलॉग की श्रेणी को पता कर लेंगे। बैकलॉग में कितने पोस्टें प्रत्येक डिपार्टमेंट में खाली हैं, उसको लेके आज समीक्षा की गई थी। अभी तक जो डिपार्टमेंटों का फीडबैक आया है, लगभग 25 डिपार्टमेंटों का फीडबैक आया है। उसमें 500 से 600 के बीच में अभी जो अध्याचन जारी किया गया है, सरकार के द्वारा जो निर्देश किया गया था कि इन पदों को तीव्र गति से भरा जाए, उसी क्रम में विभागों ने अपने अध्याचन संबंधित आयोगों को भेजे हैं, जहां से रिक्तियां तत्काल भरी जाएंगी। लेकिन 2016 के बाद से आज तक उन रिक्तियों पर
कोई अमल नहीं किया गया है। यह एक गंभीर विषय है जिसे आयोग ने काफ़ी गंभीरता से लिया है। कितने पद खाली होंगे? अभी जो 25 डिपार्टमेंटों का है उसमें 550 के आसपास में अभी एग्जैक्ट जो रिपोर्ट आई है उसमें ये पद देखने को मिले हैं। इनके अध्याचन ऑलरेडी विभागों के जो है डायरेक्टर्स के द्वारा भर्ती अभियान चला करके अध्याचन भेजा गया है, किंतु नियुक्तियां अभी नहीं हो पा रही हैं। तो ब्रिटेन में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां नंदा देवी मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बता दें कि अल्मोड़ा के ऐतिहासिक नंदा देवी मेले को लेकर मेला कमेटी और प्रशासन ने कमर कस ली है। एक हफ्ते चलने वाले इस मेले में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। खास बात यह है कि कोरोना काल के बाद इस बार ये मेला अपने भव्य स्वरूप में नजर आएगा। दरअसल पर्वतीय इलाकों में नंदा को हिमालय की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है और मंदिर परिसर में नंदा सुनंदा की पूजा अर्चना के लिए भव्य तैयारियां की जाती हैं। ये नंदा देवी का मेला 1 सितंबर से स्थापना होगी, कलश स्थापना होगी शाम को। वही चंद्रवंशी राजाओं के द्वारा यहाँ कलश स्थापना की जाएगी। काफ़ी पौराणिक मेला है, यहाँ ऐतिहासिक मेला है लोगों का। करीब 2 सितंबर को शाम को करीब 4 बजे यहाँ से मंदिर प्रांगण से कदली वृक्ष को निमंत्रण देने के लिए जाएंगे। कल फिर शाम को वापस आएंगे। वही चंद्रवंशी राजा लोग सभी लोग वहाँ निमंत्रण देने के बाद फिर यहाँ मंदिर में आएंगे। सुबह करीब 3 तारीख को सुबह 6 बजे यहाँ से मंदिर प्रांगण से ध्वज चले जाएंगे। कदली के वृक्षों को सुबह मंदिर प्रांगण में लेके आएंगे। 3 तारीख को करीब 10 बजे से यहीं पे वो चंद्रवंशी राजाओं के द्वारा बाहर से उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके बाद करीब सुबह 10 बजे से मूर्तियाँ बनने स्थापित हो जाएंगी। 3 तारीख को करीब रात के 11 बजे तक मूर्तियाँ तैयार हो जाएंगी। फिर 11 बजे से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। करीब 4 बजे तक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सुबह फिर 4 सितंबर को नंदाष्टमी है। उस दिन सब लोग दर्शन के लिए आएंगे सुबह भव्य मेले के लिए। यहाँ पे नंदा देवी मेले के संबंध में मंदिर समिति के पदाधिकारियों, व्यापार मंडल और अन्य संबंधित जो भी इससे जुड़े हुए मेले से उनके सदस्यों से यहाँ पे एक वार्ता हुई है, जिसमें हमारे द्वारा मंदिर को सकुशल संपन्न कराने के लिए जो है यहाँ पे किस तरह से पुलिस व्यवस्था की जाएगी, किस तरह से यहाँ पे भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा, इस संबंध में चर्चा की गई। जिसपे हमारे द्वारा जो है यहाँ पे हर दृष्टि से पुलिस नियुक्त की जा रही है और यहाँ पे CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे यहीं पंगी मंदिर प्रांगण में एक हमारी तरफ से पुलिस सहायता केंद्र बनाया जा रहा है। और इसके अलावा जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि आम जनता से भी मैं श्रद्धालुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि वो यहाँ पे आए और श्रद्धापूर्वक आए, यहाँ पे मंदिर में दर्शन करें। तो बुलेटिन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां डीएम ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में डीएम ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। इस दौरान एसडीएम को सड़क दुर्घटनाओं की मजिस्ट्रेट जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि मृतकों के परिजनों को राहत राशि देने के लिए मजिस्ट्रेट जांच जरूरी होती है, लिहाजा समय से मजिस्ट्रेट जांच कराई जाए। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए। बता दें कि परिवहन विभाग ने जुलाई में 133 जबकि पुलिस ने 113 लोगों के चालान किए हैं। बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरिद्वार की, जहां भीख मांगने वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक अहम पहल की गई। बता दें कि भिक्षावृत्ति रोकने के लिए ऑपरेशन मुक्ति चलाया जा रहा है, जिसके तहत भीख मांगने वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने की पहल की शुरुआत की गई। अभियान के मद्देनजर हर की पैड़ी, मनसा देवी और चंडी देवी समेत तमाम धार्मिक स्थलों पर भीख मांगने वाले 608 बच्चों को चिन्हित किया गया, जहां हरिद्वार के सीओ निहारिका सेमवाल को नोडल अधिकारी भी बनाया गया, जिन्होंने बताया कि ऑपरेशन मुक्ति को 3 चरणों में एग्जीक्यूट किया जाएगा। पहले चरण में 608 बच्चों को चिन्हित किया गया है। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज और समाज सेवी संगठनों से अपील की जा रही है और वहीं तीसरी और आखिरी चरण में चिन्हित सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाकर पढ़ाई कराई जाएगी। पर हरिद्वार जैसे कि आपको पता है बहुत ही फ्लोटिंग डेंसिटी है, यहाँ लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो यहाँ जितने भी सड़कों पे बच्चे हैं जो भिक्षा मांग रहे हैं, तो हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग उन्हें चिन्हित करें
उनका वेरिफिकेशन करें तथा उनको स्कूल्स में एनरोलमेंट करवाएं। ऐसा है कि हम लोगों की टीम्स हैं और ये एक महीने का हमारा पूरा प्रोजेक्ट है। इसमें 3 फेजेस हैं। तो हमारे जो पहले 15 दिन थे उसमें हमारा ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस था। इसमें हरिद्वार जनपद में 608 बच्चों को हमारे द्वारा चिन्हित किया गया है। उनसे हमने उनके आधार कार्ड वेरिफिकेशन वगैरह ले लिया और उनका रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब जो हम लोगों का सेकेंड फेज़ चल रहा है उसमें हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं तथा सरकारी स्कूलों में बात कर रहे हैं कि अगर वो एडमिशन्स के लिए सीट क्रिएट करें। साथ ही साथ हम लोग प्रशासन से भी बात कर रहे हैं कि जैसे बच्चों को फंडिंग, बुक्स वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह के लिए बात करेंगे। जो हमारा तीसरा फेज़ होगा उसमें हम लोग एडमिशन या एनरोलमेंट की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हरिद्वार हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी ऐसा है कि यहाँ पे लोग आते हैं, मेले वेले के टाइम पे आते हैं, फिर चले जाते हैं, तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत है। परंतु हमारा बस यही एम रहेगा कि इस बार का जो हमारा एम है कि जिन बच्चों का हम लोग एनरोलमेंट कराएं उनके ऊपर हम लोग चेक्स भी रखें कि वो रेगुलर स्कूल बेसिस पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। बुलेटिन में बात नैनीताल की कर लेते हैं, जहां दीक्षा आरंभ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बता दें कि नैनीताल में डीएसबी परिसर में एएन सभागार में दीक्षा आरंभ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत मौजूद रहे। बता दें कि यह कार्यक्रम नए विद्यार्थियों के लिए किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के मुताबिक नए पाठ्यक्रम की जानकारी बच्चों को दी गई। तो वहीं यूनिवर्सिटी में यूजी और पीजी कार्यक्रमों को फ्रेशर्स को जागरूक करना इस कार्यक्रम का मकसद था, ताकि नए छात्र नए माहौल में सहज महसूस कर सकें। बारलोगंज in Mussoorie. बुलेटिन में बात रुड़की की कर लेते हैं, जहां शमशान घाट विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि रुड़की में शमशान विवाद अब तूल पकड़ने लगा है। ग्रामीणों ने भगवानपुर तहसील में एसडीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और समस्या के समाधान की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि शमशान घाट को लेकर सियासत की जा रही है और भू माफियाओं की शिकायत पर शमशान घाट का निर्माण कार्य रोका गया है। वहीं भगवानपुर के एसडीएम का कहना है कि ग्रामीणों के पास निर्माण से जुड़े कोई कागजात नहीं है, इसलिए उन्होंने निर्माण पर रोक लगाई है। दरअसल ज्वालापुर विधानसभा के गांजा माजरा गांव के लोग शमशान घाट को लेकर लंबे वक्त से लड़ाई लड़ रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ग्रामीणों ने शमशान घाट की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार किया था। तब एसडीएम के लिखित आश्वासन पर ग्रामीणों ने बहिष्कार खत्म किया था, जिसके बाद ग्रामीणों को गांव में शमशान घाट की जगह उपलब्ध कराई गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने शमशान घाट की जमीन में टीन शेड डालकर अंतिम संस्कार शुरू कर दिए थे। अब उस जमीन पर छतरी का निर्माण किया जा रहा था, जिसे लेकर सियासत हो रही है। एसडीएम साहब ने स्टे दे दिया था हमारे शमशान घाट पे, और हम ही फिर एसडीएम साहब आए, उन्होंने हमारी बात सुनी। उन्होंने कहा है कि आप किस निधि से कार्य करवा रहे हो, उसका हमें लेटर जारी करें। हमने काम तो भाई अपने उससे करवा रहे, गाँव वालों का ऐसा भाई किसके पीछे फिरेंगे, यहाँ नेताओं के जब नहीं दे रहा कोई पैसे अपने आप बनवा देंगे। तो हमने वो एक लेटर दे दिया, भाई अपने आप बनवा रहे। अब इन्होंने कहा जी इस लेटर पर भी नहीं मैं सैंक्शन कर सकता, वो तोड़ सकता आपका। ये कौन सी बात हुई भाई जी, जब हम खुद बनवा रहे। बहुत से ऐसे उदाहरण है, कई कई किलोमीटर की रोडें बनाई हैं खुद समाज ने, आदमियों ने अपने लिए, वो भी आज है। लेकिन ये कह रहे हैं ये हो ही नहीं सकता, हम अनुमति नहीं दे रहे, खुद का पैसा लगाने की अनुमति नहीं दे रहे। इस पे सियासत क्यों हो रही है, क्या मामला है? ये सियासत क्या बताएं सर, हम कितने लोग, ये लोग प्रेशर में हैं, किसके प्रेशर में हैं हमें पता नहीं लग रहा। एसडीएम साहब कितने प्रेशर में, अभी हमारे साथ खेल खेलना जा रहा है ताकि हम परिश्रम करने को तैयार हैं। मैं आपको वीडियो दिखाने को तैयार हूँ। कल भी पूरे दिन हमारे गाँव वालों ने वहाँ काम किया, अपने वो उठा के तसले। यहाँ पर फिर अब आप क्या डिसीजन लिया, किस तरह लोग आगे घर में बैठ के, क्या मामला है? हमारा अभी भी यही डिसीजन है, जब तक ये स्टे नहीं तोड़ेंगे हम लोग यहीं अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे रहेंगे। ये हमारा निर्णय था। कुछ ग्रामीणों द्वारा इसमें लिखित में शिकायत की गई कि वो निर्माण कार्य अवैध है, तो इनसे बात की गई तो इनके पास कोई भी सक्षम अधिकारी से अनुमति नहीं पाई गई है, तो ये इसलिए इसमें इंतरिम रोक लगा दी गई है। तो इसी संबंध में काफ़ी सारे ग्रामीण यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर नारे भी लगाए और मुर्दाबाद के नारे लगाए, और कुछ ने मेरे अपने कार्यालय में आने से रोका भी और अवैधता भी की। तो इस संबंध में पुलिस को निर्देशित किया गया कि इस तरह के जो उपद्रवी एलिमेंट है उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही इस प्रकरण की जो भूमि को लेकर विवाद है उसकी जाँच तहसीलदार और एसओसी से कराई जा रही है, उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में बात रुड़की की कर लेते हैं, जहां पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में विवाद शुरू हुआ।
रुड़की के झबरेड़ा में पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में विवाद की खबर सामने आई। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव भी किया, जिसमें दोनों पक्षों के तीन लोग घायल हो गए। दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक विवाद 3 दिन पहले शुरू हुआ था। एक मेडिकल स्टोर पर पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर बीती शाम एक पक्ष के लोग मेडिकल स्टोर पर पहुंचे, जहां देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप धारण कर लिया। तनाव बढ़ता देख बाजार की दुकानें बंद होने लगी, कुछ दुकानों में भी तोड़फोड़ की खबर सामने आई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और भीड़ को कर दिया गया। बवाल में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं हरिद्वार की, जहां गंगा घाट पर अजगर देखा गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने इस अजगर को रेस्क्यू किया। हरिद्वार में गंगा घाट पर अजगर देख लोगों में हड़कंप मच गया। दरअसल रात के वक्त हरिद्वार के विश्वकर्मा घाट पर अचानक अजगर आ गया, जहां विशालकाय अजगर को देखते ही लोग दंग रह गए। मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। गंगा से निकला अजगर लंबे वक्त तक गंगा घाट के ग्रिल से लिपट रहा था, जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ रहे थे। तो हरिद्वार के गंगा घाट पर अजगर देखा गया, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि हरिद्वार के गंगा घाट पर ग्रिल पर यह अजगर देखा गया था, जिसके बाद इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को रेस्क्यू किया। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।